Hello friends, this is Jyoti Sukla. Welcome again in this EPFO PYQ series. पिछला जो वीडियो था उसमें हमने 2021 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो आज उसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज हम 2017 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके बिना किसी देरी के। तो पार्ट ए में आते हैं। तो पार्ट ए, जैसा कि हम सभी को मालूम है कि यहाँ पर भी पार्ट ए एंड पार्ट बी है, तो हमें सबसे पहले इंग्लिश के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइनोनाइम्स ऑफ द वर्ड रिटन इन द कैपिटल। तो देखो कैपिटल लेटर में क्या लिखा है, फंडामेंटल। और फंडामेंटल का क्या हमें बताना है, साइनोनाइम्स बताना है। तो फंडामेंटल का मतलब होता है कि मूलभूत, मूलभूत का मतलब एसेंशियल। तो ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एसेंशियल, एसेंशियल का मतलब कि जैसे कि नकारा नहीं, जैसा कि बहुत ही जरूरी हो। तो आपने न सुना होगा फंडामेंटल राइट्स के बारे में, पॉलिटी के बारे में। तो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में होते हैं। इट मीन्स कि अगर कभी भी फंडामेंटल राइट का वायलेंस होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, है कि नहीं। तो उसके बारे में आप काफ़ी डीप में पढ़े होते हो, तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। बाकी अगर ऑप्शन की बात करें, इफेक्टिव मतलब प्रभावित होना, तो ये तो कहीं से भी रिलेट नहीं कर रहा है। सक्सेसफुल यानी जो है कि सफल होना, प्रोडक्टिव उत्पादक, ठीक है, या बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ, ये सारी चीज़ें तो ये कहीं भी से भी अटैच नहीं कर रही या मेल नहीं खा रही हैं। तो इसमें जो एसेंशियल है दैट इज़ द परफेक्ट आंसर, तो ये हो जाएगा आपका साइनोनाइम्स। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेकंड नंबर क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइनोनाइम्स ऑफ द वर्ड। क्या है, ये है हैकनेट। हैकनेट का साइनोनाइम्स क्या है, तो यहाँ पर अगर हैकनेट का मतलब हम देखें तो ये क्या होता है, बहुत ही बोरिंग, मतलब बहुत ही घिसी पिटी चीज़। ठीक है, अब बहुत ही घिसी पिटी चीज़ का जो साइनोनाइम्स हो जाता है वो हो जाएगा क्लिष्ट। क्लिष्ट का मतलब भी यहाँ पर आप देख सकते हो, जो क्लिष्ट होगा ये भी दैट इज एन आइडिया दैट हैज़ बीन यूज टू ऑफन हैज़ मच मीनिंग इज नॉट इंटरेस्टिंग। तो ये भी क्या है, जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग ना हो उसको हम बोलते हैं। हाँ, अब बाकी ऑप्शन की बात कर लें, इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब हो गया उदासीन, तटस्थ, ठीक है, जो ज़्यादा लोगों में लोगों से क्या है कि ये नहीं कि हम इसी साइड हैं दूसरे साइड नहीं हैं, ठीक है, मतलब दोनों चीज़ों में वो रखता हो कि हाँ भाई हम कोई एक तरफ नहीं है। ठीक है, जैसे कुछ लोग क्या होते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं कि हम सिर्फ इसी चीज़ को फॉलो करते हैं और किसी चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं ना। तो होप आप इस मीनिंग को ईजिली समझ रहे हो। आप पर डे हम इसे यूज़ भी करते हैं, राइट। इमेजिनेटिव यहाँ पर है, तो इमेजिनेटिव का मतलब कल्पनाशील हो गया, तो ये तो कहीं से भी नहीं होगा। इंप्रेसिव, प्रभावित, तो ये बाकी सारे ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएंगे। हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज क्लिष्ट। आगे हम बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ, और ये है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइनोनाइम्स ऑफ द वर्ड रिटन। क्या है, इमैक्युलेट। इमैक्युलेट का जो है वो क्या होगा साइनोनाइम्स। तो यहाँ पर अगर देखो, इमैक्युलेट का क्या मतलब होता है, एक्सट्रीमली क्लीन एंड टाइडी। ठीक है, मतलब बहुत ही साफ सुथरा हो। तो बहुत साफ सुथरे का अगर हम यहाँ पर देखें तो स्पॉटलेस, मतलब बिना किसी धब्बे के। एक्साइटेड की अगर हम देखें तो उत्तेजित, ये तो कहीं से भी नहीं होगा। अनपैरेलल्ड यानी कि जो पैरेलल ना हो इसके, ये भी नहीं होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहीं से भी मैच नहीं कर रहा है, तो ये हो जाएगा उसका साइनोनाइम्स। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनाइम्स ऑफ द वर्ड रिटन। कौन सा, अब यहाँ पर देखो जो है एंटोनाइम्स पूछा है। एनमिटी। एनमिटी का मतलब आप जानते हो कि शत्रु होता है, तो शत्रु का जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा मित्र, यानी कि एमिटी। अब नेक्स्ट है कॉपरेशन, तो ये एमिटी हो जाएगा इसका राइट आंसर। एंड कॉपरेशन का मतलब सहयोग आप जानते हो। डिस्प्यूट मतलब विवाद होता है। हॉस्पिटलिटी मतलब कि सहयोग वगैरह से ही रिलेटेड हो जाता है। इट मीन्स कि सॉरी क्या है, हॉस्टिलिटी है, राइट। तो ये हॉस्टिलिटी भी शत्रुता से ही रिलेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनाइम्स। सेम एंटोनाइम्स फिर से दे दिया है, यहाँ पर दिया है रिलक्टेंट। तो रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, या मतलब किसी काम में उसका इंटरेस्ट ना होना। ठीक है, तो यहाँ दिया है सी वॉज रिलक्टेंट टू सेल हर कार। तो अपना कार बेचने के लिए वो ना रिलक्टेंट है, इट मीन्स कि उसकी इच्छा नहीं है। तो अगर इच्छा नहीं है तो अब इच्छा का क्या होगा, तो एगर होगा। ईगर, ईगर आप जानते हो कि ईगर जो होता है इट मीन्स कि इच्छुक हो जाएगा। बाकी अगर हैप्पी की बात करें तो हैप्पी तो कहीं से भी मैच नहीं कर रहा है। इच्छा और प्रसन्नता में बहुत अंतर हो जाता है, राइट। अनविलिंग मतलब कि उसका विल नहीं है। एनेक्सियस वो आपका हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हो बेचैन, तो ये कहीं से भी नहीं होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनाइम्स। तो एंटोनाइम्स में आते हैं
क्वीर, ठीक है। तो क्वीर का मतलब होता है विचित्र, असामान्य। तो असामान्य का क्या अपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा कस्टमरी। कस्टमरी का मतलब हो गया विशिष्ट। बाकी सारे स्ट्रेंज आप जानते हो कि क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा विचित्र हो जाता है। तो ये तो आपका साइनोनाइम्स अगर होता तो हो सकता था, लेकिन ये नहीं हुआ। निम्बल मतलब हो जाता है फुर्तीला, एवरीबडी मतलब प्रतिदिन, हो तो आप सभी को पता ही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस एज यू नो दैट द इग्नोरेंट। अच्छा, यहाँ पर अब क्या बोल रहा है ना, एरर ढूंढना है। क्या ढूंढना है, एरर। जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में भी देखा था, तो वहां पर भी एरर ढूंढना था, तो यहाँ भी एरर देखना है। एज यू नो दैट द इग्नोरेंट आर इजली डूप्ड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो किस पार्ट में जो है वो एरर है, एज यू नो में, दैट द इग्नोरेंट में, आर इजली डूप्ड में, या नो एरर। तो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दैट द इग्नोरेंट नहीं रहेगा, ठीक है, सिर्फ दैट इग्नोरेंट रहना चाहिए था। नेक्स्ट आ जाते हैं 8th नंबर में। Which one of the following is the part of the sentence after a lot of argument I brought him forward for my point of view has an error। अब देखो यहाँ पर क्या है, after a lot of argument I brought him forward। देखो brought him forward जो है यहाँ पर ये wrong है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो हो जाएगा, वो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, I brought him forward। आप अगर इसको सेंटेंस हम को सही करें तो ये हो जाएगा आपका brought forward की जगह पर आप यहाँ पर लिख सकते हो आफ्टर अ लॉट ऑफ आर्गुमेंट आई ब्रॉट हिम राउंड। जो फॉरवर्ड दिया है ना, फॉरवर्ड की जगह पर हम राउंड यहाँ पर लिखेंगे, तो ये जो है सही होगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर भी है, देखो सेंटेंस पे आते हैं हम डायरेक्टली। डोंट आस्क हिम हाउ ही इज बिकॉज इफ ही स्टार्ट टॉकिंग अबाउट हिज हेल्थ यू विल नेवर गेट ऑफ फ्रॉम हिम। तो यहाँ पर देखो गेट ऑफ जो है, गेट ऑफ नहीं बल्कि गेट रिड ऑफ होगा, तो ये जो है यही ऑप्शन जो है वो गलत है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट आ जाते हैं 10th नंबर में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। तो सेंटेंस में आते हैं हम सीधे। अच्छा नहीं, यहाँ पर दिया है वर्ड कैन बी यूज एज सब्सटीट्यूट फॉर द फ्रेज। यहाँ पर फ्रेज दिया है, उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं। देखो क्या है, अ नर्सरी वेयर चिल्ड्रन ऑन वर्किंग पेरेंट्स आर केयर्ड फॉर व्हाइल देयर पेरेंट्स आर एट वर्क। तो जो पेरेंट्स जो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं वो घर से बाहर होते हैं, तो जो बच्चों को देखा जाता है, मतलब वो कौन सा जगह होता है, उसको हम, ये पूरा जो सेंटेंस है ना, उसको एक वर्ड में हम क्या कह सकते हैं, तो ये क्रेच होगा। क्रेच जो होता है, ऐसा जगह होता है, एक नर्सरी होता है जहाँ पर बच्चों को रखा जाता है, ठीक है। इट मीन्स वो देखभाल वहाँ पर प्रॉपर तरीके से होता है, ठीक है। अब यहीं पर अगर स्कूलर की बात करते हैं तो खेने वाला होता है, डॉर्मेटरी सेंसशाला, एंड रेफेक्टरी जो है भोजन गृह, जो कहीं से भी मैच नहीं करता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी यूज्ड एज अ सब्सटीट्यूट फॉर द फ्रेज। देखो फिर से आ गया फ्रेज, दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाई फोर्स। ऐसा जिससे कि फोर्स लगा करके नहीं हटाया जा सकता, तो उसे हम बोलते हैं इनप्रेग्नेबल। इनप्रेग्नेबल का मतलब होता है अजेय, जो कि जिससे जीता ना जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इम्पॉसिबल तो आप सभी जानते हो, असंभव। एंड इम्प्रियोबेबल जो होता है असंभाव्य, एंड इम्पिसेबल जो होता है वो त्रुटिहीन शुद्धहीन होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन टैग भी दिया हुआ है, टेक अ, ठीक है। यहाँ पर प्रॉपर दिया नहीं है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इसका जो ऑप्शन है वो दैट इज सी ऑप्शन इज द राइट, वॉन्ट यू। देखो इसका सेंटेंस यहाँ पर आपको मिल सकता है, राइट नहीं है। चलो, टेक अ सीट, ठीक है। यहाँ पर आगे आपका था टेक अ सीट, ठीक है, टेक अ सीट वॉन्ट यू, ठीक है। तो यहाँ पर वॉन्ट यू लगेगा, सैल यू, कांट यू और वुड यू नहीं लगेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग। फिर से क्वेश्चन टैग है, एनी वन कैन मेक मिस्टेक डैश फिर है, तो यहाँ पर इजंट इट है, सैल दे है, कांट दे है, इज इट है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, कांट दे। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ब मस्ट बी यूज इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस। अब देखो यहाँ पर कौन सा सेंटेंस जो है वो यहाँ देखो ब्रैकेट में दिया है सूटेड, तो सूटेड के लिए क्या होना चाहिए यहाँ पर, फिट आउट, ब्रिंग आउट, कट आउट, सूट आउट। देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता था, कुछ लोग ये सोच सकते थे कि फिट आउट हो सकता है, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ पर होगा कट आउट, ठीक है। अगर इसको हम सेंटेंस देखें पूरा तो ये हो जाएगा, ही इज फॉन्ड ऑफ आर्ट एंड सीम्स कट आउट टू बी एन आर्टिस्ट। नेक्स्ट आते हैं 15th नंबर पे, व्हेन वन ऑफ द following phrasal verb may be used in the blank space in the sentence, word happy in the beginning। देखो
वी वर हैप्पी इन द बिगनिंग बट नाउ ऑल दी ट्रबल्स हैव डैश अपीयर्ड। तो अपीयर्ड के लिए देखो यहाँ पर लगाना है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो क्रॉप्ड अप जो है वो सही हो जाएगा। अब इस सेंटेंस को अगर पूरा देखें तो वी वर हैप्पी इन द बिगनिंग बट नाउ ऑल द ट्रबल्स हैव क्रॉप्ड अप। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रेजल वर्ब। देखो फिर से फ्रेज आ गया, नो वन नो हाउ इट ऑल डैश हैपेंड। ठीक है, तो कोई नहीं जानता क्या हो जाए, तो यहाँ पर कैसे, यहाँ पर है ना ये आपका अब टू हैपन हो जाएगा, राइट। टू हैपन के लिए हम यहाँ पर लगा लेंगे केम अबाउट। ठीक है, तो ये हो जाएगा नो वन नो हाउ इट ऑल केम आउट। ठीक है, केम आउट और केम अबाउट। नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्रेजल वर्ब। अगेन वही आ गया, आई हैव डैश दिस वर्क बिफोर आई लीव टुमारो मॉर्निंग। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो क्लियर अप हो जाएगा। देखो यहाँ भी बहुत ही क्लोज आंसर दिया हुआ है। फिनिश अप भी एक बार आदमी सोच सकता है, क्लीन अप तो मे भी ना सोचे, लेकिन फिनिश अप शायद सोच सकता है। तो यहाँ पर ना ध्यान देने के लिए है कि आपको ध्यान रखना है कि आई हैव, अगर इस सेंटेंस को पूरा देखिए, आई हैव टू क्लियर अप दिस वर्क बिफोर आई हैव टुमारो डू इन मॉर्निंग। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रीपोजिशन। अब यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन रखा जाएगा। ही lived in a hand dash mouth existing surviving on just a few rupee a week। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब माउथ से पहले आपको क्या लगाना होगा, बी ऑप्शन, यानी टू माउथ एग्जिस्टेंस। ठीक है, हैविंग, तो ये हो जाएगा हैविंग ओनली जस्ट एनफ मनी टू लिव। नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ सब्सटीट्यूट फॉर द वर्ड्स रिटेन। अब देखो ये जो वर्ड कैपिटल लेटर में लिखा है ना, इसका सब्सटीट्यूट बताना है। क्राई ओवर दी स्पिल्ड मिल्क, अगर इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो ऑप्शन ए नो यूज ऑफ वरिंग अबाउट इट। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब समझ रहे हो ना आप, मतलब दूध फट जाने के बाद रोने से क्या मतलब है, मतलब अगर कोई काम बर्बाद हो गया, कुछ काम खराब हो गया, तो उसको रोने से या उसको बार बार बोलने से तो सही नहीं होगा। तो नो यूज ऑफ वरिंग अबाउट इट। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए सब्सटीट्यूट। अगेन वही दिया हुआ है, यहाँ पर है ह्यूमन सर्विस। तो ह्यूमन सर्विस के लिए हम क्या लगा सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन सर्विस के लिए का सब्सटीट्यूट हम क्या यूज़ कर सकते हैं, रिस्की जॉब या एन अम्यूजिंग जॉब, एन एक्सीलेंट। तो ये एक्सीलेंट ह्यूमन्स जॉब मतलब होता है एन एक्सीलेंट वर्क। ठीक है, नेक्स्ट हो जाए, तो ये पार्ट ए जो है वो इंग्लिश का पार्ट जो है वो खत्म हो गया, 20 क्वेश्चन थे। अब आ जाता है जीएस का पार्ट, तो जीएस के पार्ट पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर है फर्स्ट क्वेश्चन, द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। ये देखो ये एक बुक का नाम है। ठीक है, अ स्टडी इन द प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस। इसके लेखक कौन है, इसके राइटर कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है वो इसके राइटर हैं। इस बुक के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो ये बुक जो है 1925 में प्रकाशित हुई थी। और अगर भीमराव अंबेडकर के और भी बुक की बात करें तो जैसे राष्ट्रीय अंश, मूक नायक, जाति भेद, ये सारी ही इनकी बुक्स हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन दी कॉन्टेक्स्ट इन द इंटरनेशनल अफेयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट लॉर्ड कर्जन। कर्जन के बारे में, लॉर्ड कर्जन के बारे में क्या जो है वो सही है, तो क्या एक सही है, तो उसने शांतिवादी नीति का समर्थन, बिल्कुल नहीं भाई, ये तो बहुत ही ज़्यादा विस्तार कर रहा था, मतलब जहाँ भी जाता वहाँ की शांति ही भंग हो जाती थी ना। वह फारस की खाड़ी उस स्थान और ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र स्थापित करना चाहता था, हाँ बिल्कुल ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह चीन के विरुद्ध इंग्लैंड और रूस को मित्र बनाना चाहता था, नहीं ऐसा भी नहीं है। वह यूएसए के लिए एक ध्वज लहराव मिशन, फ्लैग वीविंग मिशन का नेतृत्व करना चाहता था, नहीं ये भी नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं 23 नंबर पर। 22 नंबर क्वेश्चन हो गया, ओके राइट। 23 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट असम इन ब्रिटिश इंडिया। तो असम के बारे में कौन सा करेक्ट है। पहला है, इट वॉज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, यह जो था पूर्वोत्तर सीमांत अभिकरण का एक हिस्सा था। दूसरा है, इट वॉज मेड अ प्रोविंस इन 1865, ये 1865 में प्रोविंस बना था। इट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल 1874 एंड अलॉन्ग विद दी
सिलहट मेड इनटू अ चीफ कमिश्नर प्रोविंस एंड फोर्थ नंबर इज इट वाज अ प्रिंसली स्टेट रूल्ड बाय अ होम किंग्स। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है दैट इज द राइट आंसर। इसके बारे में आप थोड़ा सा और भी जान सकते हो कि ब्रिटिश इंडिया के काल में जो 1874 में ये बंगाल से अलग किया गया था और 6 फरवरी 1874 में सिलहट को असम के साथ मिलाकर एक असम का मुख्य कमीशन बना दिया गया था। बाद में 1912 में बंगाल विभाजन वगैरह हुआ तो वहाँ पर इन सबको अलग कर दिया गया क्योंकि वो सब चीज़ें जो है वो रद्द कर दी गई थी। 1930 के दशक में केरल में स्थापित कृषक संघों को क्या कहा जाता था? तो 1930 में जो कृषक संघ बना था उसको कहा जाता था कृषक संगम। नेक्स्ट आते हैं 9 मई के दिन को कांग्रेस ने इथोपिया दिवस क्यों घोषित किया? अब इथोपिया दिवस क्यों घोषित किया? क्योंकि जानते हो इस दिन क्या हुआ था, इटली ने इथोपिया पर आक्रमण कर दिया था। जब इटली ने इथोपिया पर आक्रमण किया तो यहाँ के इथोपिया लोगों ने उनके विरुद्ध जो है वो संघर्ष किया, इसलिए इथोपिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये देखो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो क्योंकि आरंभ में इटली, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या दिया है? क्योंकि आरंभ में इटली ने इथोपिया पर आक्रमण किया और उनके विरोध को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के लिए इस दिन को जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत स्त्री महामंडल जिसकी पहली बार 1912 में बैठक की गई थी। ठीक है, इलाहाबाद में बैठक हुई थी, इसकी पहली बैठक हुई थी। तो इसकी स्थापना किसने की थी? यानी भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये किया था सरला देवी चौधरानी ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महिला है, अक्सर करके एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है। तो भारत स्त्री महामंडल जिसकी पहली बैठक ये 1912 में हुई थी और इसकी स्थापना सरला देवी चौधरानी ने 1910 में की थी। और महिलाओं को एक साथ लाने के लिए, जागरूकता लाने के लिए 1908 में इन्होंने बहुत सारे काम जो है वो किए थे। नेक्स्ट आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता असहयोग यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की है? ठीक है कि नहीं है? तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखो तो ये है आर्थिक बहिष्कार तीव्र व सफल था, बिल्कुल सही है। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में मध्यम वर्ग ने भाग लिया। हाँ, मध्यम वर्ग ने भाग तो लिया है, लेकिन जो ये बड़ी संख्या लगा दिया है ना, इससे थोड़ा सा एक्सट्रीम वर्ड हो गया है, तो इसलिए ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। और अगर गलत हो गया तो ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, अच्छा, अनियमित और भौगोलिक विस्तार और क्षेत्रीय विविधता इसकी मुख्य विशेषता थी। ठीक है, आंदोलन के साथ अन्य गांधीवादी असहयोग आंदोलन के साथ अन्य गांधीवादी सामाजिक आंदोलन के साथ साथ मध्य विरोधी आंदोलन वगैरह में सफलता मिली थी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 28 नंबर में, खान अब्दुल गफ्फर खान सन 1928 में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाशन आरंभ किया? तो इन्होंने ना 1928 में एक पुस्तक का प्रकाशन जो है वो प्रारंभ किया था और वो आरंभ किया था और ये जो है ये इस पुस्तक का नाम था पख्तून। तो ये जो था ये अब्दुल गफ्फर खान ने पश्तो भाषा में किया था और ये मंथली मैगजीन थी। ठीक है, और मंथली मैगजीन थी और इस मैगजीन के माध्यम से उन्होंने पठानों में राजनीतिक और सामाजिक विषयों की चर्चा के बारे में चेतना जो है वो जगाई थी। 1880 के दशक में के आरंभ में महिला समाज की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई थी? आर्य महिला समाज की स्थापना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्य महिला समाज की स्थापना जो है वो ये सी यानी कि पंडिता रमाबाई रानाडे ने की थी। पंडिता रमाबाई रानाडे जो है एक प्रतिष्ठित भारतीय ईसाई समाज सुधारक थी और इन्होंने बहुत सारे महिलाओं के फेवर में बहुत सारे वर्क किए थे। इनमें से किन्हें ऐसा पहला भारतीय माना जाता है जिन्हें एक पत्रकार के रूप में कार्य करते हुए जेल जाना पड़ा? तो पहले ऐसे भारतीय थे जो कि पत्रकारिता करते हुए जेल में गए थे, तो ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। इन्होंने बंगाली भाषा में एक द बंगाली नाम से एक समाचार पत्र छपता था, उसमें इन्होंने कई सारे लेख लिखे थे, उसी के लिए इनको जो है जेल जाना पड़ा था। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 31 नंबर में, तो 19वीं सदी में भारत में आर्थिक विकास की कमी के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण जिम्मेदार थे? तो आधिकारिक और ब्रिटिश सरकार की हस्तक्षेप नीति से वचनबद्ध थी, किंतु वास्तव में एक विभेदात्मक हस्तक्षेप की नीति थी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यूरोपीय उद्यमियों के संबंध में बैंकों और एजेंसी घरों के साथ ये भारतीय को स्वजन परिवार व जाति के लोगों पर निर्भर रहना पड़ता था, ये भी सही है। नेक्स्ट है जब बागानों का अंतरण व्यक्तिगत पूंजीपति के स्वामित्व में किया गया तब देसी निवेशकों की जानबूझकर उपेक्षा की गई, सही है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन जो है वो सही है, तो ये ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 32 नंबर पर, किस समाज सुधारक की आत्मकथा जिसका शीर्षक लुकिंग बैक है 1890 के दशक में पूना में महिलाओं के लिए विद्यालयों की स्थापना करने में उनके अनुभव के बारे में बताती है? देखो, एक महान व्यक्ति ये धोडो केशव कर्वे, इन्होंने ना महिलाओं को लेकर के बहुत काम किया है। इन्होंने महिलाओं के लिए करीब मतलब
करीब 500 तक के स्कूल जो है वो खोले थे, सॉरी 50 तक के स्कूल, करीब 50 स्कूल से ये जुड़े थे। और इन्होंने 1896 में पूना में विधवा आश्रम खोला, अनाथ बालिका आश्रम खोला। 1907 में इन्होंने महिला विद्यालय की स्थापना की। तो इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो ये अलेक्जेंडर कर्निंगम थे। इसकी स्थापना ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 में की गई थी। बाद में 1871 में इसमें सर्वेक्षक महानिदेशक भी नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी कृति प्रसिद्ध समाज सुधारक बेगम रुकैया की नहीं है? तो बेगम रुकैया बहुत ही ज़्यादा मतलब इन्होंने पुस्तक वगैरह लिखी थी। तो मदर इंडिया जो है वो इनकी बुक नहीं है, बाकी सारे अर्धांगी गृह और सुल्तानाज ड्रीम जो है वो इन्हीं की बुक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता मुगल इतिवृत्तियों की नहीं है? तो इन घटनाओं का एक सतत कालानुक्रमिक अभिलेख प्रस्तुत किया गया, सही है। नेक्स्ट है, ये मुगलों के बारे में तथ्यात्मक जानकारी संग्रह थे, सही है। इनसे हम ये समझ पाते थे कि साम्राज्यिक विचारधारा किस तरह से उत्पन्न और प्रसारित हुई थी, ये भी सही है। और नेक्स्ट है चौथा नंबर, इनमें इतिवृत्तियों के लेखकों की संक्षिप्त जीवनियाँ दी गई हैं। नहीं, इसमें लेखकों की जीवनियाँ तो नहीं दी गई हैं, मुगल के शासकों की जीवनियाँ दी गई हैं। तो यही हो जाएगा गलत, और जो गलत है वही हो जाएगा आपका सही आंसर, क्योंकि इसमें पूछा था कौन सी विशेषता मुगल इतिवृत्तियों की नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम 36 नंबर में। तो OCI के बारे में दिया हुआ है, भारतीय ये इंडियन ये जो है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो होते हैं ना, पहले मैं इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ। OCI जो होते हैं वो भारत के नागरिक नहीं होते हैं, लेकिन भारत से किसी तरीके से जुड़े होते हैं, या हो सकता था पहले भारत के नागरिक रहे हों, अभी किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली हो। तो OCI कार्ड धारक जो होते हैं उनको भारत में बहुत तरह की फैसिलिटीज़ जो है वो मिलती हैं। तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ये OCI किसी दूसरे देश का नागरिक होता है, बिल्कुल सही है। एक OCI के पास, अच्छा सही नहीं पूछा है, एक OCI के पास आने के लिए एकाधिक प्रवेश दीर्घकालिक वीजा होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि OCI कार्ड धारक को काफ़ी ज़्यादा मैंने बोला ना कि परमिशंस वगैरह मिली होती हैं। थर्ड है, एक OCI के सभी मामलों में NRI के बराबर होता है। नहीं 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 नहीं, NRI के बराबर कैसे हो जाएंगे? NRI जो होते हैं वो तो भारतीय नागरिक होते हैं ना, वो क्या होते हैं कि विदेशों में जाकर के रह रहे होते हैं, लेकिन उनकी जो नागरिकता होती है, उनकी जो सिटीजनशिप होती है वो इंडिया की ही होती है। तो वो कैसे हर मामले में तो बराबर नहीं हो सकते हैं, तो ये गलत है। और ये जो है OCI सार्वजनिक रोजगार अवसर की समानता के मौलिक अधिकार का जो है वो यहाँ पर क्या है, अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट, तो ये भी सही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी जो है वो गलत है, इसलिए यही ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, निम्नलिखित में कौन सी एक विशेषता वित्तीय और अन्य उपादानों लाभों तथा सेवाओं अधिनियम 2016 की नहीं है? तो पहला है, केवल भारत के नागरिक ही इस अधिनियम के तहत नामांकन के हकदार हैं। दूसरा है, एक जननांगी एवं जीव मिति दोनों सूचनाएं पड़ती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इस अधिनियम के तहत नामांकन एवं प्रमाणीकरण की जिम्मेदारी भारत की विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की है। नेक्स्ट है चौथा, व्यक्तियों की पहचान सुरक्षा सुनिश्चित करना विशिष्ट पहचान का प्राधिकरण दायित्व है। तो इन चार ऑप्शन में से अगर हम देखें तो पहला ही ऑप्शन जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है केवल भारत के नागरिक इस अधिनियम के नामांकन के हकदार है, नहीं जो भारत के मतलब जो भारत में रह रहे हैं वो भी इसमें अपना नामांकन जो है वो करा सकते हैं। तो इसलिए यही ऑप्शन जो है वो गलत है, और गलत है तो ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया है बलात्, श्रम तथा बेगार भारत के संविधान यानी फोर्स्ड लेबर लॉ ऑन बेगर इन वायलेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में देखें तो आर्टिकल 23 एंड 24 में जो है वो इसके बारे में दिया हुआ है कि बच्चों से या फिर हम किसी से ज़बरदस्ती जो है वो काम नहीं करा सकते हैं। तो ये हो जाएगा डी नंबर। 39 में आते हैं, भारत का संविधान के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है, संविधान सभा को उन सदस्यों से बनाया गया था जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे। सही है। इसमें पूछा है सही नहीं है। ठीक है, तो पहला तो सही है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसी दिन और इस दिन जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। उसके बाद तीसरा है, प्रत्येक प्रांत में सीटें 3 मुख्य समुदायों मुस्लिम, सिख और सामान्य में इनकी अपनी अपनी आबादी के अनुपात में बांटी गई थी। सही है। चौथा है, भारत के राज्यों के प्रतिनिधियों के मामले में चयन की विधि भारत के गवर्नर जनरल द्वारा निर्धारित की जा रही थी। नहीं, ये गलत है। गवर्नर जनरल के द्वारा नहीं, बल्कि आप जानते होंगे कि कैबिनेट मिशन आया था 1945 में। कैबिनेट मिशन आया था 1945 में, और उसी के अकॉर्डिंग जो है ये जो है निर्धारित किया जाना था। नेक्स्ट आ जाते हैं और लास्ट 40 नंबर क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है?
ठीक है। तो पहला है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया ये भी है, और द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन ये भी है, और राष्ट्रीय महिला आयोग जो है ये नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग जानते हो एक सांविधिक निकाय है, यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये 1990 में के एक अधिनियम के तहत बनाया गया था। 1992 में ये जो है अस्तित्व में आया था। ठीक है। अच्छा, इस समय अगर पूछा जाए कि इसकी अध्यक्ष कौन है, यानी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, तो वो रेखा शर्मा जी हैं। रेखा शर्मा जी जो है वो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चंस ना पीसीएस वगैरह में बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं, और ईपीएफओ में भी बहुत ही इजी लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यूपीएससी के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है ये एग्ज़ाम, लेकिन इस एग्ज़ाम और यूपीएससी सीएससी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। तो चलिए, आज हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। टोटल इसमें 120 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो एक पार्ट हमने 40 का कर लिया, फिर हम दूसरे और तीसरे पार्ट में ये हम 2016 के क्वेश्चन जो है वो 2017 के क्वेश्चन है, इसको हम पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।